गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, टेंथ क्लास में हमने जो है लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हमने शुरू करवाया था और उसमें मैंने आपको चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हमारे इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, करंट की क्या होती हैं, चार्ज की क्या होती हैं, ये मैंने आपको सब चीज़ जो है समझाई थी। क्योंकि इसको 2-3 दिन बीत गए तो कोई बात नहीं, हम उसको एक समरी के रूप में एक बार उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें आपको डीपली स्टार्टिंग से ही सब चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल ना रह पाए हों, तो कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट अगेन आवर दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ समरी, जो मैंने लास्ट आपको स्टडी करवा दी थी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी एक, हम ये इसको एक एट्थ वंडर भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स हैं, तो मैं इसको साइंस को एक साइंस में इलेक्ट्रिसिटी को मैं इसको एट्थ वंडर भी कहता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि, और आप भी इसको कहेंगे कि कोई भी हमारी एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम तक इसके बगैर बिल्कुल ही अधूरी है। ठीक है, कितनी भी हमारे जो चीज़ें हैं हमारी, चाहे इंडस्ट्रीज़ की हैं चाहे हमारी फैक्ट्रीज़ की हैं, बिना लाइट के हम सोच ही नहीं सकते। अब आप खुद एहसास करिए, अगर कुछ देर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाती है तो आप लोगों को कितनी परेशानी हो जाती है, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो चाहे वो ठंड का सीज़न हो, बहुत ही इसमें दिक्कत होती है। इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में हम लोग जो सिविलाइज्ड हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा हमें ये जानने की भी ज़रूरत है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हमें ये नाम मिला और कहाँ पे कब इसका इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, किसने इसको सबसे पहले बताया। देखिए, एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी का नाम, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कब जो है बताई गई, इसके बारे में अभी भी पूरा कुछ पता नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जो आपके थेल्स ऑफ मिलेट्स, ये आपका थेल्स ऑफ मिलेट्स नाम के ग्रीस के 7 वाइज मैन माने जाते थे। इसको ध्यान से सुनिएगा, ग्रीस में 7 वाइज मैन, उसमें से एक थेल्स ऑफ पाइरेट्स, इसमें एक ऐसा इंसान था जिसने कि अंबर, AMBER, उसने एक प्रोडक्ट जो ये येलोइश ब्राउन टाइप का एक प्रोडक्ट, हार्ड सब्सटेंस था, जो कि रेसिन से प्राप्त हुआ था, ट्रीज, जो रेसिन में जो ट्रीज से प्राप्त हुआ था और जो ज्वेलरी बनाने के काम में आता था, उसे एम्बर कहा जाता था। तो उसने ये देखा उसमें उस वैज्ञानिक ने, उस वाइज मैन ने, कि उसमें एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है और वो लाइट वेट की चीज़ों को अपने ऊपर चिपका लेता है, यानी हम कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज उसमें है। तो जब उसने इस चीज़ को देखा, उसके बाद ये करीब बात है 16th सेंचुरी की। अब 16th सेंचुरी आप सोचिए कितना पहले जो है इसको मतलब कितना पीछे की ये सारी हमारी बात है इसको। लेकिन 16th सेंचुरी से पहले ये 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम की बात है ये, जिस टाइम पे अंबर का जो है आविष्कार उसने किया और उसने ये देखा कि उसमें एक चीज़ों को अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है विलियम गिलबर्ट नाम के एक और वैज्ञानिक हुए, विलियम गिलबर्ट, उन्होंने कुछ और सब्सटेंस भी ऐसे नोट किए जिसमें कि किसी चीज़ को अटैक करने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा था थेल्स ऑफ मिलेट्स, ये आप नाम ध्यान रखिए, थेल्स ऑफ मिलेट्स, थेल्स ऑफ मिलेट्स, ये 7 वाइज मैन में से 7 वाइज मैन माने जाते थे, उसमें से ये एक था जिसने अंबर के बारे में खोज की। और अंबर क्या था, एक हार्ड सब्सटेंस था जो कि ज्वेलरी बनाने के काम में आता था। तो इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो दूसरी लाइट वेट चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। ठीक है, उसके बाद फिर विलियम गिलबर्ट ने भी दूसरे सब्सटेंस को देखा ऐसा कि जो कि जिनमें इलेक्ट्रीफाइड होने की अपनी एक प्रॉपर्टी थी, वो भी ऐसी हार्ड सब्सटेंस होते थे उसमें।
उसके बाद ज़्यादा इसमें इतना बीच में खोज नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर 16वीं सेंचुरी में एक फिर चार्ल्स फ्रैंक्यूस नाम के वैज्ञानिक हुए। चार्ल्स फ्रैंक्यूस, उन्होंने उसमें और आगे खोज की। आप ये नाम देख लें, पहले तो थेल्स ऑफ मिलेट्स, दूसरा विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चार्ल्स फ्रैंक्यूस, चार्ल्स फ्रैंक्यूस। अब चार्ल्स फ्रैंक्यूस ने जो है इसमें और प्रयोग किए और उसने ये बताया, चार्ल्स फ्रैंक्यूस ने, कि ये जो किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज, उसने ये प्रयोग करके दिखाया कि जब हम ग्लास रॉड को, ये मैं पहले भी आपको बताया था, ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लोथ से हम रब करें तो वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लगभग 16 to 17 सेंचुरी में फिर हमारे लास्ट ये जो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज के आधार पर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आधार। तो आप देखिए ये चीज़ कहाँ से चलती है, 600 BC से। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ये एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो पहले नहीं, सबसे पहले ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन था और इसी इलेक्ट्रॉन का मतलब था अंबर। इसका क्या नाम था, अंबर। यहीं से चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी की खोज आगे हुई और वो आगे हमारी बढ़ती गई। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे थेल्स ऑफ मिलेट्स, फिर हमारा विलियम गिलबर्ट, फिर चार्ल्स फ्रैंक्यूस और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, तब जाके हमें इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, अब आप सोच सकते हैं जब स्टार्टिंग में इसकी खोज हुई होगी तो उसके बाद कितने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट या कुछ चीज़ों को करके देखा गया होगा कि ये आखिर चीज़ होती क्या है। आप चाहें तो इन साइंटिस्ट के नाम को आप उतार सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली नोन नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कब पैदा हुई, ये एग्जैक्टली नोन अभी भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ हमारी पृथ्वी पे स्टार्ट कब हुई, कैसे हुई, तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी साइंटिफिकली या दूसरे रूप से जो एक एक्सपेरिमेंट करके बताई गई हैं उसी के आधार पे इनको भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कब हुई एक्चुअली इतना नहीं पता, लेकिन इन साइंटिस्टों से स्टार्ट होकर फिर एंड में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी बताई थी, जो हमारी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। नोट डाउन प्लीज। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है अंबर, AMBER। और अंबर क्या था, मैंने आपको बताया, इट वॉज अ हार्ड सब्सटेंस जो कि रेसिन से निकलता है, यानी कि ट्रीज से निकलता है और उसको ज्वेलरी बनाने के काम में आता था। इसके बाद फिर हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, जिसके बाद जब खोज हुई तो चार्ज के बारे में बताया, और दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और फिर आपको मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज का होता है, और जो प्रोटॉन जो होता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, तो हम कहेंगे कि दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को बाहर देती है तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल गया, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो दो टाइप के हमारे चार्जेस,
positive charge and second one is negative charge. नेगेटिव चार्ज, ठीक। अगर इफ गेन्स इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। इफ लॉसेस इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे उसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब कैसे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में इन साइंटिस्टों ने जो प्रयोग किए ये हमारे जो थेल्स ऑफ हमारे थे, ये एक सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी के फिलोसफर कहे जाते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के फिलोसफर, काफ़ी फिलोसफर हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के भी इनको फिलोसफर कहा जाता है। तो हम सबसे पहले हम यही मानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज ही इन्होंने की। उसके आगे बढ़ते बढ़ते फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें इन दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको जो है बताया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इबोनाइट रॉड को अगर फर के साथ रगड़ा जाए, इबोनाइट रॉड को अगर फर के साथ रगड़ा जाए, मैंने आपको पहले भी बताया इबोनाइट जो होती है वो भी एक रबर टाइप की होती है। अगर उसे फर के साथ रगड़ रहे हैं तो इबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम ग्लास रॉड को यदि हम सिल्क के साथ अगर हम उसमें करेंगे तो जो हमारा ग्लास रॉड है इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। तो दो टाइप के हमारे ये चार्जेस हो जाते हैं। फिर मैंने आपको चार्ज का जो सिंबल है, जो हमारा चार्ज का सिंबल है चार्ज, इसे हम कहते हैं Q, और इसका जो यूनिट है, यूनिट मैंने बताया कूलम। ध्यान देना बेटा, ये बहुत जरूरी है हमें आगे करने के लिए कि चार्ज का सिंबल Q होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया द फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल में होता है, ठीक है। उसमें से चार्ज निकलता है और वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो चार्ज को हम Q बोलते हैं और इसकी यूनिट होती है कूलम। इसी तरह जो करंट है जिसकी डेफिनेशन मैंने बताई, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ करंट। तो करंट का सिंबल होता है I। तो यहाँ से I का फॉर्मूला बन जाता है Q/T। I का फॉर्मूला Q/T। अब चार्ज की कुछ विशेषताएं, इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। वो क्या है वो आपको थोड़ी सी अपने माइंड में याद होनी चाहिए। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सबसे मेन कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक यानी एक जैसे, वो हमेशा आपस में एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। बट अनलाइक चार्ज, अगर एक प्लस का है माइनस का है तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये चार्जेस इनकी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको आप नोट करें, मैं इसको तो मिटाता हूँ, नोट करें पहले आप। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, गेन्स इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव, लॉस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव। चार्ज को Q बोलते हैं, यूनिट इसकी कूलम होती है, करंट को I बोलते हैं और यूनिट जो करंट की होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। कर लिया वो नोट, इसको मैं मिटाता हूं। तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ कि इससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए किस किस रूप में फ़ायदेमंद है। ये तो आपको पता है कि लाइट जला रही है, पंखे चला रही है, कूलर चला रही है, एसी चला रही है। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमें दूसरी एनर्जी से भी मिलती है, दूसरी एनर्जी से भी मिलती है, लेकिन ये सबसे कन्वीनियंट है। अब ये कन्वीनियंट क्यों है ये इलेक्ट्रिसिटी? भाई
मैं आपसे बोलूं कि हम दूसरी चीज़ों से भी हम जो है किसी बिजली को पैदा कर सकते हैं क्या, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी, मेन इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको भेज सकते हैं। थर्ड, इसकी क्लीननेस। क्लीननेस कैसे? कोई इसमें ना तो कोई धुआं होता है, ठीक है ना, कोई स्मोक वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे वास्ट यूज़ इस इलेक्ट्रिसिटी का हमारे होता है। कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूज़ है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, सबसे ज़्यादा एनर्जी के रूप में इसी इलेक्ट्रिसिटी का ही किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था आई का फॉर्मूला Q/T, और जो इनकी विशेषताएं हैं जिसमें मैंने बताया कि जो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम इन्हें कहते हैं दे आर क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q का फॉर्मूला Ne होता है, Q का फॉर्मूला Ne भी होता है। अब ये E क्या है? इसका चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ। E का जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, ये इसके ऊपर आवेश, जिसको हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला Q/T और क्वांटाइज यानी Q का फॉर्मूला Ne। तो इस फॉर्मूले में I = Ne/T हम लिख सकते हैं, I = Ne। अब I, ये I है, ये इसका मात्रक एम्पेयर होता है, ठीक है, और Q का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, और टाइम का सेकंड होता है मात्रक। तो एम्पेयर की डेफिनेशन क्या हो गई? एम्पेयर की डेफिनेशन सिंपल रूप में ये हो गई, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास इज, जो 1 कूलम का चार्ज है, अगर वो 1 सेकंड के लिए बह रहा है तो वो हमारा 1 एम्पेयर कहलाता है। तो ये एम्पेयर की डेफिनेशन। एम्पेयर क्या है? करंट का मात्रक है। एम्पेयर क्या है? करंट का मात्रक है, ठीक है। और कूलम क्या है? हमारा चार्ज का यानी कि आवेश का मात्रक है। और सेकंड क्या है? वो हमारा टाइम का मात्रक है। Q हमेशा आवेश को कहते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइज का मतलब यही है, हम कितनी संख्या उसकी हम बता सकते हैं। तो Q = Ne होता है। और इसकी एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है, इसे हम अलजेब्रिक मेथड से इंडिविजुअल हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, इन चार्जेस को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चार्जेस की विशेषता में भी आती है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिक करंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें चार्जेस के लिए दो टाइप से इसको बांटा जाता है। एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी चीज़ें ध्यान रखिए कि मैं क्या क्या चीज़ मैंने बताई, कि कब हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आविष्कार हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, फिर चार्ज क्या है, कौन गेन करने वाले को, लॉस करने वाले को हम क्या बोलते हैं, अंबर क्या है, Q का फार्मूला क्या है, I का फार्मूला क्या है, एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है, ये सब एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो 10th के सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो करंट हमारे जो चार्जेस हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ये वैसे आपका 12th क्लास में जाके आएगा, इसके बारे में डिटेल्स वगैरह जो आप पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इट इज स्टैटिक, यानी कि जो रेस्ट पे चार्ज होता है, या जैसे मैंने आपको बोला कि आप हाथों को रब करेंगे, ये चार्ज हमारा रेस्ट पर है। हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूटी वाली चीज़ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये रेस्ट पे नहीं होती, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो हमारा जो है रेस्ट पर होता है। तो जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं,
इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम स्टार्टिंग डायरेक्ट ही करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते थे, बट अगर हमें किसी चीज़ का बेस अगर नहीं पता हो तो उसको आगे बढ़ने से पता नहीं चलेगा हमें। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे सबसे पहले किसी ने बताई, फिर उसमें चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्योंकि बिना चार्ज के करंट पैदा नहीं होता। और सबसे मेन बात एक और ध्यान रखनी है कि जो इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, तो जिस दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव से जा रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी डायरेक्शन करंट की ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होगा। तो मोटी सी बात आपको ये समझनी है कि फ्लोइंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ठीक है, दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब हम आगे चलते हैं इसमें। नाउ द मेन, हम पढ़ेंगे इसमें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि हिंदी में कहते हैं विभव, और ये हो गया विभवांतर। ये दो चीज को समझिए। मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव और पोटेंशियल डिफरेंस। केवल डेफिनेशन समझने से शायद आप इसको ना समझ पाए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं, उसके तौर पे आप इसको समझिए कि ये विभव और विभवांतर आखिर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको 3 केस बता रहा हूं। ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये मैंने ए बोल दिया, ये मैंने बी बोल दिया। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है, जो जिसकी स्लोप बनी होती है। ठीक, अब यहां से ए पॉइंट से मैंने एक बॉल को फेंक रहा हूं जो कि पॉइंट बी पर आ रही है। अब आपको पता है, आपने 9th में हमारा पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक स्थितिज ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। जो चीज़ ऊंचाई पर है वो स्थितिज ऊर्जा, उसमें जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है हम किसी भी चीज़ को अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो बड़ी तेजी से नीचे आती है। क्यों? अर्थ की ग्रेविटी उससे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इस पॉइंट पे ए पे हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हायर गुरुत्वाकर्षण जो स्थितिज ऊर्जा है वो यहाँ के मुकाबले अधिक है, क्योंकि ये तो भूमि पर आ गया। हमने किसी भी चीज़ को यहाँ से अगर रोल किया, फेंका, तो इंक्लाइंड प्लेन पे आके वो सीधा नीचे चली गई। ठीक है, यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे चली गई। ठीक, अच्छा, अब एक और केस देखिए। मान लीजिए ये आपके 2 बीकर हैं, ठीक है, मैंने इन्हें ज्वाइंट कर रखा है, मैंने इन्हें ज्वाइंट कर रखा है। यहां पे पानी भरा हुआ है यहां तक, ठीक, और यहां पे भरा हुआ है यहां तक। ठीक, अब इस केस में क्या होगा कि पानी, जब हम इस लॉक को खोलेंगे तो पानी इसमें से बहते हुए इसमें चला जाएगा, जाएगा ही जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि इसका लेवल इसके बराबर नहीं आ जाएगा। उसके बाद तो पानी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल प्रेशर है, यहाँ पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है तो लेवल, अगर इसको मैंने दूसरे बीकर से जोड़ा हुआ है तो इस ए बीकर से बी बीकर में जाने के लिए, इनके मैं 2 पॉइंट ए और बी की बात करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ मैंने पहले बताया ए से बी तक जा रही है, यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। ग्रेविटेशनल हायर से लोअर पे जा रही है, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक वो चीज़ हमारी जा रही है।
ठीक है, यानी इसमें हमारा हाइट मैटर कर रहा है, इसमें हमारी ऊंचाई मैटर कर रही है। ठीक, अच्छा इसमें क्या है, हमारा लेवल मैटर कर रहा है। लेवल इसका ज़्यादा है और लेवल इसका कम है, तो यहाँ से पानी निकलेगा, तो जब इसका लेवल बराबर हो जाएगा उसके बाद वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें हैं और दोनों ही गर्म है, पर एक आपकी ज़्यादा गर्म है और एक आपकी कम गर्म है। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जो गर्म चीज़ की हीट है वो कम गर्म वाली चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र होती रहेगी और तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक कि उनका टेम्परेचर इक्वल ना आ जाए। तो इस केस में क्या मैटर कर रहा है, टेम्परेचर। तो ये जो तीन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल देकर। इसकी डेफिनेशन ही केवल याद करना काफ़ी नहीं है, इसको आप इस हिसाब से समझेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसमें आपको एक हाइट की चीज़ बताई कि हाइट मैटर कर रही है, कि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई चीज़ है तो ये हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पे आके पहुंच जाती है। सेकंड में इस पे लेवल मैटर कर रहा है, लेवल इसका जब बराबर हो जाएगा फिर पानी इसमें नहीं जाएगा। और लास्ट केस में जब हायर टेम्परेचर वाला बॉडी जो है लोअर तक उसको टेम्परेचर को बराबर कर देगा तो बॉडी फिर और गर्म नहीं होती, आपस में वो बराबर हो जाएंगे, तो उसमें टेम्परेचर मैटर कर रहा है। ठीक, तो तीन चीज़ ध्यान रखिए, क्या, हाइट इस केस में, इसमें लेवल और थर्ड में टेम्परेचर। सेम हमारा इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल के लिए होता है। पहले इसको जरा फटाफट देखिए एक बार, क्योंकि मैं लगातार बोलता जाऊंगा तो आप भूल जाएंगे। मैंने क्या कई बार आप डायग्राम इसको देख के मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस बाद में बताऊंगा। तो मैं इसको कैसे मैंने बताया, एक बार इसको अपने आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम पोटेंशियल को इन 3 केस, पहला केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, जो टेम्परेचर वाला मैंने बताया, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेम इस केस में बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्टिंग में फिर फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस में एक चीज यहां से यहां पर आई, यानी कि उसमें कुछ वर्क हुआ, उसमें कुछ वर्क हुआ, काम हुआ, वर्क डन। ठीक, सेकंड केस में यहां लेवल की बात थी, बराबर पानी आया, इसमें भी वर्क हुआ। थर्ड जो टेम्परेचर है हायर से लोअर पे गया, उसमें भी वर्क हुआ, यानी वर्क डन, जिसे हम W बोलते हैं। ये वर्क डन आपका इलेक्ट्रिसिटी में आगे तक चलेगा, इसके हमारे फॉर्मूले वगैरह सब बनेंगे, तो वर्क डन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी तीनों केसेस में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में वर्क हुआ। इसमें कैसा वर्क हुआ, बॉल को यहाँ से यहाँ पे लाने में। इसमें कैसा वर्क हुआ, लेवल को बराबर बनाने में। इसमें कैसा वर्क हुआ, टेम्परेचर को बराबर लाने में, यानी वर्क डन। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज फ्लो करता है तो उसमें भी वर्क डन होता है, यानी कि कुछ कार्य हुआ, और जो वो कार्य होता है, वो जो वर्क होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। यानी अगर हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। मैंने आपको क्यों समझाई चीज, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, एक चीज फ्लो कर रही है, ये भी यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर भी फ्लो चेंज हो रहा है, तो ये फ्लो, इसी तरह चार्ज भी फ्लो करता है। वो जो चार्ज फ्लो करता है वो हमारा वर्क डन, यानी चार्ज फ्लो करने में भी कुछ कार्य होता है, वो वर्क डन होता है, ठीक है। और वो वर्क इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ठीक। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक विभव, आप हिंदी में लिख सकते हैं, विभव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। इसको आप देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको इस पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अब हम चलते हैं, ये तो था आपका सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में उसका कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, और ये केस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे उसके हिसाब से भी। अब आप थोड़ा सा समझिए, इसको बताने का क्या मतलब है कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं। देखिए चार्ज भी जो है यहाँ से वहाँ जा रहा है, करंट भी यहाँ से वहाँ आ रहा है, हम पॉइंट को ए और बी मान रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी के ए और बी के बीच में ये विभव क्या होता है और ए और बी के बीच में ये विभवांतर क्या होता है। तो वही चीज के लिए मैंने आपको इस चीजों को समझाया है, तो वो आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। आई थिंक वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं इसको इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और आगे आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी कर लेता हूं, कोई बात नहीं। अब है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या सारे के सारे वही तीनों केस आपके माइंड में होने चाहिए। अब यहाँ से आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन निकलेगी। मैंने अभी आपको बताया तीनों केसेस में वर्क डन हुआ, यानी अब वो वर्क डन क्या हुआ, वो वर्क डन ये हुआ कि पर यूनिट चार्ज को, पर यूनिट आवेश को एक पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी तक ले जाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन moving a unit positive charge from point A to B। क्या मतलब हुआ, देखो उन तीनों केसों को माइंड में रखो, और मैंने आपको बताया कि उसको कार्य हुआ, उसमें हर चीज में कार्य हुआ। जो आपका पहला केस था उसमें बॉल जब नीचे आई तो उसमें भी कार्य हुआ, यानी कि वर्क हुआ। दूसरे में पानी का लेवल बराबर बनाया तो उसमें भी वर्क हुआ, और तीसरे में जब टेम्परेचर बराबर हुआ तो उसमें भी वर्क हुआ। तो जो हमारा चार्ज बह रहा है उसमें भी वर्क होता है, तो वर्क डन होता है। तो यही चीज पोटेंशियल डिफरेंस में है। इसकी डेफिनेशन कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में यानी ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर है वो क्या होता है, वो है अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कितना कार्य हुआ। अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कितना कार्य हुआ कि एक यूनिट चार्ज को जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और हमेशा जब चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होता है। तो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी आवेश, फिर करंट यानी कि धारा। करंट को हिंदी में धारा कहते हैं,
ठीक है, आवेश, धारा, विभव और विभवांतर, ये 4 चीजें आपको दोबारा पढ़नी है अपनी बुक में से और उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि अगर आप केवल डेफिनेशन को ही याद कर लेते हैं तो आप उस चीज़ को फिर भूल जाते हैं। लेकिन आप ये डेफिनेशन यदि आप इन 3 केसेस को याद रखेंगे कि हम किस चीज़ को ए से बी पे ला रहे हैं, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, वो हम कैसे उसको चार्ज के रूप में बता रहे हैं, कैसे हम वर्क डन के रूप में बता रहे हैं, और वो वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि जब हायर पोटेंशियल से कोई चीज़ लोअर पोटेंशियल पे जाती है तो अमाउंट ऑफ जो वो वर्क डन है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो बेटा जितने अभी इसमें आपको मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो आपका चार्ज का हो, या आपका आवेश जो Q = NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, इन सब चीज़ों को आप दोबारा याद रखेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना आप अभी अच्छी तरह रिवाइज कर लें। नेक्स्ट मेरे को अभी आपका 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी पूरा करना है, उसको मैं स्टार्ट करवाऊंगा। बट इसको जितना कराया है अपने कॉपी में बुक में से पढ़ने के बाद ज़रूर इसको कर लें। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देने हैं। वीडियो थोड़ी अब लंबी सी हो जाएगी तो मेरे को कुछ न्यूमेरिकल्स इन जो फॉर्मूलेज बताएं उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़रूरी हैं आपको बताने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।